हम स्टेपीडियल रिफ्लेक्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली क्या था, ये है स्पाइरल न्यूक्लियस। स्पाइरल नाम से पता चल रहा है कि कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट है। हेयर सेल से हाई इंटेंसिटी की साउंड, हाई डेसिबल, हाई इंटेंसिटी साउंड आई, स्पाइरल न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, पाथवे चलता गया, एफरेंट है, असेंडिंग ट्रैक्ट है, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे ये कॉमन रिले सेंटर है फॉर कोक्लियर नर्व और फेशियल नर्व। ये कोक्लियर नर्व सेंसरी है, फेशियल नर्व मिक्स्ड है, बट मेजोरिटी मोटर है, मेनली मोटर है। तो यहाँ से मोटर ब्रांचेज आ रही हैं, ये जाती हैं स्टेपीडियस मसल के ऊपर। स्टेपीडियस मसल स्टेपीज के ऊपर अटैच होता है। यहाँ से हाई इंटेंसिटी साउंड गई, यहाँ पे पता चल गया फेशियल नर्व को कि हाई इंटेंसिटी साउंड है, तो स्टेपीडियस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्टेपीज जो ओवल विंडो थी उससे पीछे हट जाएगा, तो जो ट्रांसमिशन है ऑफ हाई इंटेंसिटी साउंड वो रुक जाएगा। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। अब कोक्लियर नर्व एक तरफ की एक्टिवेट हुई, बट वो फेशियल नर्व दोनों तरफ की एक्टिवेट करेगी, इसलिए इसमें नर्व टेस्ट जो है वो बायलेटरल फेशियल नर्व है और यूनिलेटरल इप्सिलेटरल कोक्लियर नर्व है, ठीक है। अब मान लो कि असेंडिंग पाथ में कोई डिफेक्ट था, कोक्लियर नर्व पैल्सी थी, तो दोनों तरफ की फेशियल नर्व एक्टिवेट नहीं होंगी, तो बायलेटरली एब्सेंट होगा स्टेपीडियल रिफ्लेक्स इन एट्थ नर्व और कोक्लियर नर्व पैल्सी। अब मान लो सिर्फ एक तरफ डिफेक्ट था, तो सिर्फ एक तरफ की फेशियल नर्व पैल्सी है, एक तरफ की, तो सिर्फ एक तरफ रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो मतलब वो फेशियल नर्व पैल्सी है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ से हाई इंटेंसिटी साउंड पास करी, मेरा स्टेपीज फिक्स है, मिडिल ईयर की मेनली हमारे पास दो ही पैथोलॉजीज हैं, एक है ओटोस्क्लेरोसिस, एक सीरसोडाइटिस मीडिया, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाती है। तो मान लो 70 डेसिबल की भेजी, बट वो वाइब्रेट ही नहीं हो रहा, फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज से ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेपीज वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो 70 डेसिबल की भी हमें लो इंटेंसिटी लगेगी, ठीक है ना। तो मतलब वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा, वो मिडिल ईयर में रुक गया, यहीं पर ब्लॉकेज है, यहीं पर ब्लॉकेज है, तो ये भी ब्लॉक, तो ये दोनों ब्लॉक, तो बायलेटरली एब्सेंट है इन ओटोस्क्लेरोसिस एंड सीरसोडाइटिस मीडिया। अब रिड्यूस थ्रेशोल्ड सेंसरी हियरिंग लॉस कोक्लियर, सिर्फ सेंसरी है, सेंसरी न्यूरल में सेंसरी वाला पार्ट कोक्लियर। क्यों, क्या होता है बेसिकली, जैसे कोक्लिया है, देखो कोक्लिया के काम होता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ लाउडनेस। मान लो कि अगर बहुत कम इंटेंसिटी की साउंड है तो उसको थोड़ा बढ़ा देगा ताकि क्लियर सुनाई दे, अगर वो ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड है तो उसको थोड़ा कम कर देगा ताकि थोड़ा प्रोटेक्टिव रहे। अब वो जो मैकेनिज्म होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो जो थ्रेशोल्ड है, नॉर्मली क्या होता है 70 डेसिबल की इंटेंसिटी पर जाकर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, बट इन सेंसरी हियरिंग लॉस जो कि कोक्लियर हियरिंग लॉस है, उसमें क्या होता है फाइन ट्यूनिंग लॉस्ट, लॉस ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ लाउडनेस कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ये हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है, तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स कम इंटेंसिटी पर ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही था। अब आगे चलते हैं परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो परफोरेशन है, दो टॉपिक पढ़ने हैं, परफोरेशन और रिट्रैक्शन। परफोरेशन दो टाइप की होती है, सेंट्रल और मार्जिनल। सेंट्रल में पार्स टेंसा में परफोरेशन होगी और एनुलस जो है वो इरोडेड नहीं होगा। मेरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये राइट साइड की है, क्योंकि ये फुट प्रोसेसर स्टेप इज राइट साइड डेविएटेड है। ये पार्स फ्लैसिड है, पार्स टेंसा है, पार्स टेंसा में परफोरेशन है, बट जो ये है एनुलस ये इरोड नहीं हुआ, जो बोनी बोनी सरफेस है वो एक्सपोज नहीं हुआ। इसमें क्या है, मार्जिनल में क्या होगा, ये इरोड हो जाएगा। अब इसको मैं क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज में ये वाला पोर्शन एंटीरियर है, ये हैंडल ऑफ मेलियस है, इसी तरफ कोन ऑफ लाइट बनता है, और ये जितना भी रीजन है ये सारा डार्क दिखता है जब हम करते हैं ना एग्जामिनेशन राइनोस्कोपी, तो ये सारा डार्क है। डार्क है मतलब पीछे की तरफ है, तो ये वाला पोर्शन सारा एंटीरियर है और ये वाला पोस्टीरियर है।
सुपीरियर और इन्फीरियर। तो कौन कौन से रीजन में प्रेजेंट है एंटीरियर और इन्फीरियर में? अकॉर्डिंग टू साइट ये एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है और इन्फीरियर हो सकता है इस रीजन में, हैंडल ऑफ मेलस के जस्ट नीचे। अब अकॉर्डिंग टू साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज और सब टोटल। एक तो ये वाला एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर कर दो थ्रू अम्बो, पासिंग थ्रू अम्बो अटैचमेंट। तो अगर एक क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर रहा है तो मतलब वो स्मॉल है। अगर दो क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व, किन्हीं भी दो, 1 2 3 4, किन्हीं भी दो को इन्वॉल्व कर रहा है 1+1 तो मीडियम है। अगर वो तीन क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है वो लार्ज है। अगर वो चार क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है वो सब टोटल है। ऑलमोस्ट टोटल है, टोटल से थोड़ा कम, मतलब सब टोटल, क्योंकि पार्ट्स जो फ्लैसिड है वो इंटैक्ट है। अब आती बात मार्जिनल की। मार्जिनल में ये जो लाइनिंग है एन्युलस, ये एरोड हो जाएगी, तो ये जो बोनी सरफेस है एक्सपोज हो जाएगा। एन्युलस इरोडेड एंड डिसीज रीच्ड बोन, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से इरोजन था मान लो, तो बाहर तो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर की जो कैविटी लाइनिंग है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो वो वाली जो लेयर है वो अंदर चली जाएगी जब ग्रो करेगी, क्योंकि बोन एक्सपोज है तो बोन के ऊपर से चढ़ते मिडिल ईयर में चली जाएगी। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा हमारे पास स्क्वैमस टाइप ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। और अगर क्रॉनिक है, अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो इन्फेक्शन में होने के चांसेस हैं, तो इसकी जगह हम क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी लिख सकते हैं, मतलब पस भी बन जाएगी। और सेंट्रल के केस में क्या होगा, इसमें पूरा सेंट्रल ही वो है उड़ा हुआ है। तो जो अंदर देखो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, बाहर से इसकी वो है एपिथेलियम लाइनिंग, मिडल पार्ट इसका फाइब्रस है और अंदर से म्यूकोसा है, ठीक है। तो जब ये इरोड होगी, परफोरेशन होगी, तो अंदर मिडल ईयर का जो म्यूकोसा है वो एक्सपोज हो गया, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इन्फेक्शन कहाँ से आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है और यूस्टेशन ट्यूब से भी आ सकता है, तो म्यूकोसा इफेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर भी, इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाएगा म्यूकस टाइप ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये क्रॉनिक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर परफोरेटेड है तो उसको 3 महीने का टाइम देते हैं फॉर सेल्फ हीलिंग, और तब 3 महीने उसके बाद ही कुछ करते हैं, मतलब इंटरवेंशन, तो इसीलिए क्रॉनिक हो गया है, तब तक डिले हो ही जाता है। ट्रॉमा है, किसी ने थप्पड़ मारा, कान में से आवाज़ नहीं बंद हो गई, खून भी आ गया। टिनाइटिस, रिंगिंग, घंटी बजने लगी। अब टिनाइटिस दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो पेशेंट को सुनाई देता है, ऑब्जेक्टिव जो डॉक्टर को सुनाई देता है या फिर किसी साथ वाले अटेंडेंट को जिसकी हियरिंग नॉर्मल हो। अब जो सब्जेक्टिव टिनाइटिस है, सब्जेक्टिव वो हर जगह देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल ईयर में मान लो वैक्स हो गई, मिडल ईयर की पैथोलॉजी ओटाइटिस मीडिया, इनर ईयर की पैथोलॉजी लाइक कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों ईयर्स की पैथोलॉजी में देखने को मिलेगा। इनर ईयर में मीनियर्स डिजीज होता है, पोस्टीरियोमा होता है, उन सब में देखने को मिलता है। जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ वेस्कुलराइजेशन में देखने को मिलता है, वेस्कुलराइजेशन में। तो ये याद करने की चीज़ है। सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक आंसर, सब्जेक्टिव मल्टीपल हो सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट हम टाइम देते हैं हील करने का 3 महीने तक, ठीक है। उसके बाद ही कुछ इंटरवेंशन करते हैं। तो लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव, कुछ मत करो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैज कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग, तो 3 महीने के लिए उसको छोड़ दो। जो हील टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, हील्ड पोर्शन, उसके अंदर फाइब्रस पार्ट नहीं होता, उसके अंदर फाइबर नहीं होगा। मान लो ये थी हील्ड, यहाँ से हील हो गई, तो ये सारा हमें ट्रांसपेरेंट रीजन दिखेगा क्योंकि इसमें फाइबर है ही नहीं। प्लस साथ में यहाँ पे कुछ वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पे, कैल्सिफिकेशन होती है ये।
तो जब हीट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैज टू लेयर्स, फाइब्रस लेयर गायब, बाहर से सिर्फ एपिथेलियम, अंदर से म्यूकोसा है. Fibrous layer can't regenerate. White crystal deposits, calcification of fibrous layer. इस रीजन में तो फाइब्रस लेयर थी ना, जहाँ पे रीजनरेट हुई वहां नहीं थी फाइब्रस लेयर. ठीक है, तो ये सारा वो हो गया एक टाइप से ट्रांसपेरेंट, तो अंदर हमें सारा डार्क डार्क दिखता है. मिड लेयर में लाइट तो होती नहीं. ठीक है, फिर 3 महीने तक अगर वो नहीं हो पाता रीजनरेट, तो हम मेरिंगोप्लास्टी कर देते हैं. मेरिंगो मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, प्लास्टिक मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, और इसके लिए मान लो अगर छेद बहुत ज़्यादा ही बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पेपर पैच लगा देंगे. मान लो ये था छेद, इसके ऊपर पेपर पैच लगा दिया, ताकि ताकि जब क्या होता है यूजुअली, जो रीजनरेट करती है जगह, तो बाहर का जो एपिथेलियम है वो ऐसे कवर करके अंदर चला जाता है, तो चारों तरफ से कवर करेगा. तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये मतलब पेटेंट ही रह जाता है, ये रीजनरेट करता ही नहीं. तभी हमें मेरिंगोप्लास्टी करना पड़ता है. इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेपर लगा देते हैं. पेपर लगा दिया छेद पे, तो एपिथेलियम जो बाहर से चढ़ रही थी वो उसके ऊपर चढ़ती है, ना कि अंदर चली जाती है. ऊपर चढ़ेगी, तो पेपर पैच लगा देते हैं इन बिग परफोरेशंस, बिग साइज, प्रोवाइड सपोर्ट टू एपिथेलियम टू ग्रो ओवर इट. अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशन ये रही, हमने ये पढ़ ली थी कॉम्प्लिकेशन. एक कॉम्प्लिकेशन ये है और एक कॉम्प्लिकेशन ये है. अगला टॉपिक है रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. रिट्रैक्शन होगी क्यों, अंदर से सक्शन प्रेशर है, अंदर नेगेटिव प्रेशर है. नेगेटिव प्रेशर क्यों है, यूस्टेशन ट्यूब ओक्लूड होगी. इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है फॉलोइंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और साथ ही साथ कुछ ट्यूमरस ग्रोथ या फिर एडिनोइड्स वगैरह भी हो सकते हैं. ठीक है, एक पॉइंट हमें बताना था, कंजर्वेटिव मेथड में हम बोलते हैं कि जो एयर है उसको ड्राई रखो, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जाए, ताकि ये ना हो ओटाइटिस मीडिया ना हो, म्यूकस टाइप का. ठीक है, तो हम कहते हैं कि कीप ड्राई. तो नहाते टाइम भी हमें कॉटन यूज करना है, ईयर प्लग में कॉटन बंद कर लो कान को नहाते टाइम. और एक तो ये हो गया बाहर से इन्फेक्शन ना जाए, और यूस्टेशन ट्यूब से भी आ सकता है, तो हम बोलते हैं कि प्रिवेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. मान लो इन्फेक्शन हो ही गया, तब हमें ईयर ड्रॉप्स देनी पड़ती है सिर्फ तभी, और एल्स कीप इट ड्राई. अब यूस्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, नेगेटिव प्रेशर मिडल ईयर, रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब पार्स टेंसा है, पार्स टेंसा, टेंसा नीचे है, फ्लैसिडा ऊपर है. टेंसा नीचे है, नीचे है इसलिए वो सैड है, इसलिए सैड इज क्लासिफिकेशन. ऐसे पार्स फ्लैसिडा है, फ्लैसिडा ऊपर है, टॉप पे है, तो टॉस क्लासिफिकेशन. इसी क्लासिफिकेशन कोई नहीं पूछता, सिर्फ इसी की पूछते हैं. 4 स्टेजेस हैं इसकी. देखो यूजुअली क्या होता है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमें हैंडल ऑफ मेलियस दिखता है, और यहाँ पे एक लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस होता है, ये वाला भी दिखता है यहाँ पे. ठीक है, अब क्या है, जब ये रिट्रैक्ट होगी पीछे, तो हमें क्या होगा, मेलियस तो दिखता है, ये साथ में इनकस और स्टेपिस भी दिखेंगे. तो इनकस कुछ इस तरह से होता है, जैसे ऐसे लॉन्ग रोड, लंबा. और फिर ये इनकस है, ये स्टेपीज है, और ये इनका जंक्शन. तो अगर हमें लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है रॉड टाइप लंबा सा, तो ये इनकस है. अगर हमें राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो स्टेपीज है. तो स्टेपीज का ये वाला रीजन दिखता है, जो कि ऊपर कट सेक्शन ऊपर से देखें तो राउंड दिखेगा, जबकि ये लंबा दिखेगा. ठीक है, फिर इसके जस्ट पीछे हमें ओवल विंडो देखने को मिलेगी, पीछे ओवल विंडो यहाँ पे, नीचे राउंड विंडो है, यहाँ पे राउंड विंडो, और आगे एंटीरियरली इस तरह हमें यूस्टेशन ट्यूब का डिप्रेशन दिखता है. ठीक है, ये राइट साइड का ईयर है.
अब स्टेज 1 में क्या होगा, देखो मेलियस तो दिखता ही है। स्टेज 1 में क्या होगा, हमें ये दिखेगा, जो लैटरल प्रोसेस है ये दिखने लगेगा, रिट्रैक्टेड फील होगी। यूजुअली स्टेज 2 में क्या होगा, हमें इनकस भी दिखेगा और स्टेपिस भी दिखेगा। इनकस दिखेगा लॉन्गिट्यूडिनल, स्टेपिस दिखेगा राउंड सा, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर जो फूड प्रोसेसर, या फिर ये बोलो कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो प्रोमोन्ट्री पे चिपक जाएगी, चिपकेगी नहीं, वहां तक पहुंच जाएगी, तो हमें प्रोमोन्ट्री दिखेगी। स्टेज 4 में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोमोन्ट्री में चिपक जाएगी, तब भी हमें प्रोमोन्ट्री दिखेगी। तब भी हमें दिखेगी। इसमें सिर्फ टच हुई है, इसमें एडहेरेंट है। अब इन दोनों को दिखेगा तो हमें बराबर ही, देखने में तो सेम लगेगा, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अंदर नेगेटिव प्रेशर था, बाहर से भी नेगेटिव प्रेशर करो, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वापस मतलब रिट्रैक्टेड स्टेट से वापस आने लगेगी, अगर वो वापस आ गई तो मतलब वो स्टेज 3 था, अगर वापस नहीं मतलब अटैच्ड है, ठीक है। तो प्रेशर चेंजेस से नीमो स्टैटिस्टिक्स ये टेस्ट होता है, उससे हम स्टेज 3 और स्टेज 4 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर फीचर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फीचर्स, कोन ऑफ लाइट एब्सेंट है, ये रिट्रैक्ट हो गई तो हमें हर जगह लाइट दिखेगी, ढेर सारी लाइट्स, डिफ्यूज लाइटनिंग, इरेगुलर लाइटनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अपीयरेंस इसमें क्या होगा, कोन ऑफ लाइट एब्सेंट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल दिखेगी क्योंकि रिट्रैक्ट हो चुकी है। हैंडल ऑफ मेलियस छोटा हो जाएगा, शॉर्ट एंड, क्यों, ये थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये अगर पीछे चली गई तो हैंडल ऑफ मेलियस भी पीछे जाएगा, तो ऐसे का ऐसे हो गया तो दिखने में तो छोटा ही लगेगा ना, तो ऐसे से ऐसे हो गया तो शॉर्ट नहीं है तो भी। फिर आता है लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस यहाँ पे ऐसे था, ऐसे हो गया तो और प्रोमिनेंट हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा गड्ढा बनाएगा, मोर प्रोमिनेंट। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियोरल फोल्ड्स, ये वाले जो फोल्ड्स होते हैं ये होते हैं मेलियोरल फोल्ड्स, पार्ट्स टेंसा में। अब ये रिट्रैक्ट हो रही है तो इनकी मार्जिन हमें क्लियरली दिखेगी, तो हम बोलेंगे कि ये स्पिंडल होगी, स्पिंडलिंग होगी। सिकलिंग होगी, सॉरी, मोर प्रोमिनेंट होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।